हाय एवरीवन। आज केस डिस्कशन के अंतर्गत हम केस डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केस है आई.आर. कोइल्हो वर्सेज तमिलनाडु राज्य। आई.आर. कोइल्हो याचिकाकर्ता यानी कि अपीलिएंट एंड तमिलनाडु राज्य उत्तरवादी रिस्पोंडेंट। केस का रेफरेंस है AIR 2007 SC 861, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 पर आधारित है। इस वाद में इस तथ्य पर बल दिया गया है कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित है। फैक्ट ऑफ द केस है, फर्स्ट, अनुच्छेद 31 ग को 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया है। सेकेंड पॉइंट, अनुच्छेद 31 ग में यह उपबंधित किया गया है कि राज्य द्वारा अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित नीति निर्देशक को कार्यान्वित करने के लिए पारित विधियों के विषय में इस आधार पर न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 अतिक्रमण करते हैं। थर्ड फैक्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग के प्रथम भाग को संवैधानिक घोषित किया, किंतु इसके द्वारा दूसरे भाग को असंवैधानिक घोषित किया गया क्योंकि इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को अपवर्जित कर दिया गया था। केस हैं फर्स्ट, वामन राव वर्सेज भारत संघ। इस मामले में अनुच्छेद 31 क और ख तथा असंशोधित अनुच्छेद 31 ग की विधि मान्यता को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि अनुच्छेद 31 क विधि मान्य है क्योंकि इसमें संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं होता है। अनुच्छेद 31 ख के विषय में यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती के मामले में निर्णय के एक दिन पूर्व नवीं अनुसूची में संशोधन किए गए, जिसके द्वारा अनेक भूमि सुधार विधियों को उसमें समाविष्ट किया गया है। विधि मान्य और संवैधानिक है, किंतु इसके पश्चात भी अनुच्छेद 31 ग की विधि मान्यता को चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 31 ग के संबंध में यह अभी निर्धारित किया जाता है कि यह अनुच्छेद अपने असंशोधित रूप में, जैसा कि इसमें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था, विधि मान्य है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 31 ग एक निश्चित प्रकार की विधियों को संरक्षण प्रदान करता है जो देश एवं जनता के कल्याण के लिए है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इस अनुच्छेद को संशोधित करके इसे विस्तृत कर दिया गया। मूल अनुच्छेद में केवल 39 ख एवं ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को ही प्राथमिकता दी जाती है। संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 ख एवं ग उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों शब्दावली के स्थान पर भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों शब्दावली को प्रतिस्थापित किया जाता है। इन संशोधनों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक सुधार की गति को बढ़ावा देना था। संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत स्वाधीनता और समाज कल्याण दोनों को समान महत्व प्रदान किया था। एक को कार्यान्वित करने के लिए दूसरे का बलिदान करना आवश्यक नहीं है तथा इसमें संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं हो सकता है। इसका दूसरा, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेज अन्य बनाम भारत संघ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधिपतियों की पीठ में अनुपात 1 के बहुमत से श्री भगवती का विसम्मत संशोधित अनुच्छेद 31 ग 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि वह संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है। अनुच्छेद 31 ग अनुच्छेद 14 समता और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के मूल अधिकार को नष्ट करता है, जो स्वतंत्र लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। विधि शासन और न्याय पुनर्विलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक तथ्य हैं, जिसे अनुच्छेद 31 ग नष्ट करता है। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित कराने के लिए मूल अधिकार को समाप्त करना आवश्यक नहीं है। बहुमत का निर्णय संविधान में निहित मूल भावना के अनुरूप है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं।
वास्तविकता में नीति निर्देशक तत्व के वे लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त करना है, और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए। भाग 3 एवं भाग 4 के बीच संतुलन भारतीय संविधान की आधारशिला है। अतएव एक भाग को दूसरे भाग की अपेक्षा प्राथमिकता देना इस संतुलन को नष्ट करता है, जो संविधान के आधारभूत ढांचे का आवश्यक अंग है। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा गया है तथा दोनों में आपस में कोई विरोध नहीं है। अतः बहुमत का निर्णय संविधान में निहित मूल भावना के अनुरूप है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति भी इसी विचारधारा पर आधारित है, जिससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए, अनुचित साधनों का नहीं। अनुचित साधनों से लक्ष्य की प्राप्ति की हमारी भौतिक अभिवृद्धि तो हो सकती है, किंतु आध्यात्मिक अभिवृद्धि नहीं हो सकती है। इस केस से जुड़ा थर्ड केस है कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इस मामले में यह अभी निर्धारित किया जाता है कि कोयले की कुछ खदानों को राष्ट्रीयकरण अनुच्छेद 39 ब और स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया, अतः संवैधानिक है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधिपतियों श्री भगवती बिनप्पा रेड्डी, वेंकटरमैया, नहरुल इस्लाम और अमरेंद्र नाथ सेन की पीठ ने मिनर्वा मिल के मामले में दिए निर्णय का संवैधानिकता पर संदेह व्यक्त किया है। न्यायाधिपतियों की पीठ ने एक मत से यह भी निर्धारित किया कि मिनर्वा मिल के बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 4, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 ग को संशोधन किया गया था कि विधि मान्यता को सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती, अतः इस विषय पर निर्णय की आवश्यकता नहीं थी। चूँकि पहले ही केशवानंद भारती के मामले में इसे वैध घोषित कर दिया गया था, जो आज भी वैध है। संजीव कंपनी के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल की विधि मान्यता के विषय में संदेह का जो तर्क दिया जाता है, यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, न्यायालय का यह मत है कि मिनर्वा मिल के मामले में 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 की विधि मान्यता को सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती, और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के प्रश्न उठाने पर निर्णय दिया गया था। अतः संविधान के उपबंधों की संवैधानिक विधि मान्यता से संबंधित युक्त प्रश्न किसी मामले में उठाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, केशवानंद भारती के मामले में अनुच्छेद 31 ग के वैध घोषित किया गया था। यह अपने संशोधित रूप में भी वैध है। इसे संवैधानिक घोषित किया गया। उस समय 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 अस्तित्व में ही नहीं थी, अतः केशवानंद भारती के निर्णय को लागू करके इसे विधिमान नहीं बनाया जा सकता है, जब तक कि मिनर्वा मिल में दिए गए निर्णय का स्पष्ट रूप से उत्तर न दिया जाए। इस केस से जुड़ा चौथा केस है तमिलनाडु वर्सेज एल आबू कपूर वाई। इस मामले में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग के निर्णय के आधार पर अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 31 ग उन विधियों को पूर्ण बनाती है। शर्त केवल यह है कि अधिनियम के उद्देश्य और अनुच्छेद 39 ब स के उद्देश्यों में युक्त संबंध हो। दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। प्रस्तुत मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि राज्य द्वारा मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण अनुच्छेद 39 ब और स में दिए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए किया गया है, अतः संवैधानिक है। अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अधिनियम अनुच्छेद 39 ब और स को प्रभाव देने के आशय से पारित किया गया है। जिसमें जजमेंट आता है, यानी कि निर्णय आता है। उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने यह भी निर्धारित किया कि नई अनुसूची जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 ख जोड़ी गई है, 24 अप्रैल 1973 के पश्चात जिस दिन केशवानंद भारती का निर्णय दिया गया था में सम्मिलित किए गए अधिनियम को विखंडित किया जा सकता है, यदि वह संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। इस केस का विधि के प्रतिपादित सिद्धांत क्या है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 31 क विधि मान्य है क्योंकि इससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, अनुच्छेद 31 ख के संबंध में तर्क दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पूर्व 9वीं अनुसूची में किए गए संशोधन जिसके द्वारा अनेक भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है, विधि मान्य है और संवैधानिक है। थर्ड
सिद्धांत, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। फोर्थ, संसद द्वारा बनाई गई विधि यदि सिद्धांतों के विपरीत हो तो वह समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह यह केस लास्ट होता है। और अगर मेरा केस डिस्कशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।